रिवाइज कर लें भाई एक बार। जो हमारा प्रेजेंट कंडीशनल होता है, कौन सा? प्रेजेंट कंडीशनल। इसमें क्या होता है? वर्ब की सेकंड में या फिर वर्ब। इसके साथ में क्या आता है? क्या आता है? वर्ड। फिर दूसरा था पास्ट कंडीशनल। पास्ट कंडीशनल में क्या आता है? हैड प्लस वर्ड, यानी कि दूसरे सेंटेंस में आता है ये और पहले सेंटेंस में आता है हैड। पहले में आता है ये और दूसरे में क्या आता है? समझ गए इस चीज़ को? एक रह गया फ्यूचर। कौन सा? फ्यूचर। फ्यूचर में क्या आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट और हाँ, इंडेफिनिट के अंदर आता है सिंपल। अगर नॉट आ गया तो नेगेटिव आ गया तो नॉट देख लो, उसमें आएगा तो सिंपल ही। अगर मान लो वाक्य नेगेटिव है तो फिर नॉट देखेंगे हम। ये तो हुए थे हमारे कंडीशनल। और मैंने एक चीज़ और बताई थी, अनटिल और अनलेस। अनटिल और इनके साथ जो टेंस आएगा वो कौन सा आएगा? प्रेजेंट सिंपल। कौन सा आएगा भाई? प्रेजेंट सिंपल। इनमें क्या होता है? अनटिल और अनलेस में नॉट छुपा होता है। क्या होता है? नॉट छुपा हुआ रहता है, जब तक कि नहीं। इसका अर्थ क्या होता है? जब तक कि। ये किसका अर्थ होता है? अनटिल और अनलेस का। देखो एग्जाम्पल देखो, एक बार हल्का सा रिवाइज करवा दो 2 मिनट। द लीडर विल नॉट डिलीवर ए स्पीच। इसका अर्थ क्या है? द लीडर विल नॉट डिलीवर ए स्पीच। इसका अर्थ बताओ तो। इसका अर्थ बताओ। नेता जो है वो भाषण नहीं देगा। अनटिल। अनटिल के साथ कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट सिंपल। द पब्लिक रिमेन काल। पब्लिक क्या है? प्लूरल है। पब्लिक क्या है? प्लूरल है, इसलिए यहाँ SIS नहीं लगाया है। यहाँ पर SIS नहीं लगाया है। इसका मतलब है कि जब तक पब्लिक शांत नहीं होगी नेता भाषण नहीं देगा। ये देखो, अनलेस यू ईट फूड। इसका अर्थ क्या है? अनलेस यू ईट फूड इसका अर्थ क्या है? जब तक तुम खाना नहीं खाते हो। यू विल बी हंग्री। तुम भूखे रहोगे। तुम भूखे रहोगे। अनलेस यू टेक मेडिसिन। जब तक तुम दवाई नहीं लेते हो। योर हेल्थ विल नॉट इम्प्रूव। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। आई विल नॉट कम टू वर्क। मैं काम पर नहीं आऊँगा। अनलेस यानी कि जब तक की एक शर्त है, जब तक कि माई सैलरी इंक्रीजेज। मेरी सैलरी नहीं बढ़ जाती है। मैं काम पर नहीं आऊँगा जब तक कि मेरी सैलरी नहीं बढ़ जाती है। ही विल नॉट गो दियर। ही विल नॉट गो दियर। वह वहाँ नहीं जाएगा। अनटिल यानी कि जब तक कि नहीं। द रेन स्टॉप्स। द रेन। अनटिल और अनलेस के साथ कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट। कौन सा? और इधर आ जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। कौन सा? अनटिल और अनलेस के साथ प्रेजेंट सिंपल। और दूसरी साइड में समझ गए इस चीज़ को? दोबारा देखो, आई विल नॉट फॉरगिव यू। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। फॉरगिव माने होता है माफ़ करना। फॉरगिव माने मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। अनलेस यानी कि जब तक कि नहीं। यू अपोलोजाइज या अपोलोजाइज। यू अपोलोजाइज या अपोलोजाइज। अपोलोजाइज। एस लगेगा नहीं लगेगा? क्यों ना लगे? क्योंकि सब्जेक्ट बहुवचन है। तो ये कह रहा है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा जब तक कि नहीं। यू अपोलोजाइज, जब तक कि तुम माफ़ी नहीं मांग लेते हो। ठीक है? टू मी यानी कि मुझसे। जैसे अनटिल और अनलेस मैंने पढ़ाया, उसी प्रकार मैंने बिफोर और आफ्टर का प्रयोग पढ़ाया था। यानी कि बिफोर के साथ पहले वाला टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, और आफ्टर के साथ बाद वाला। आफ्टर का अर्थ बाद में होता है, बिफोर का अर्थ पहले होता है। तो पहले वाला टेंस बिफोर के साथ और आफ्टर के साथ बाद वाला। आफ्टर के साथ कौन सा आएगा बताओ? आफ्टर के साथ पास्ट परफेक्ट। तो इधर कौन सा बच गया? पास्ट इंडेफिनिट। अब ये बिफोर है, इधर मान लो पास्ट इंडेफिनिट आ गया तो इधर क्या आएगा?
पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट क्या है, कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है, अगर इधर पास्ट परफेक्ट है तो इधर क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट। मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, मतलब एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट। मेरे वहाँ पहुँचने से पहले, तो पहले यानी कि बिफोर। बिफोर के साथ कौन सा टेंस, बिफोर के साथ कौन सा टेंस, पास्ट। बिफोर का अर्थ क्या है, पहले, तो पहले वाला टेंस यानी कि इंडेफिनिट आता है पहले और परफेक्ट बाद में। तो बिफोर के साथ पहले वाला टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। ये अनटिल और अनलेस वाला प्रेजेंट। अनटिल और अनलेस के साथ कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इधर कौन सा, फ्यूचर। आगे देखो, यू कैन नॉट ओपन दी लॉक, तुम लॉक का, यू कैन नॉट ओपन दी लॉक, तुम लॉक को ओपन नहीं कर सकते हो। अनलेस यानी कि जब तक कि नहीं, यू हैड द की। तुम मुझे ये बताओ, ये अनटिल और अनलेस होता है, इसके साथ कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट सिंपल। यहाँ कौन सा आया है, या तो पास्ट सिंपल आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, हैज और हैव की सेकंड फॉर्म हैड, तो इसको हटा के क्या लगाएंगे, हैव। क्या लगाएंगे, तो इसलिए मैं एक बार रिपीट करवा रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग में आ जाएगा, बैठ जाएगा, भूलोगे नहीं। घर तो पढ़ते नहीं है, पता है मुझे। किस किसने पढ़े थे घर पे, मम्मी के साथ। तो बता भाई, इकराम पढ़ी घर पे इंग्लिश। यू कैन नॉट ओपन दी लॉक, तुम लॉक को ओपन नहीं कर सकते। अनलेस यू हैव द, हैड की जगह क्या आ जाएगा, हैव। क्यों आएगा, क्योंकि अनटिल और अनलेस के साथ कौन सा टेंस, प्रेजेंट सिंपल, तो हैड की जगह हैव। आई विल नॉट टॉक टू हिम, आई विल नॉट टॉक टू हिम इसका अर्थ बताओ, मैं उससे बात नहीं करूँगा। अनटिल यानी कि जब तक कि नहीं। ही रिटर्न्स होम, ही रिटर्न्स माई मनी, यानी कि जब तक कि वह मेरी मनी लौटाता है। ये देखो यहाँ रिटर्न लिखा हुआ था, सही था गलत था, वो गलत था ना रिटर्न। उसमें क्या लगेगा, रिटर्न में एस लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यह प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा और सब्जेक्ट सिंगुलर है। ही विल नॉट ट्रस्ट यू, इसका अर्थ बताओ, ही विल नॉट ट्रस्ट यू, वह तुम पर विश्वास नहीं करेगा। ट्रस्ट माने विश्वास, अरे लिख लिया करो कॉपी में अगर पता नहीं होता है तो। ही विल नॉट ट्रस्ट यू, वह तुम पर विश्वास नहीं करेगा। अनलेस यानी कि जब तक कि नहीं। अनलेस अनटिल का अर्थ क्या है, अनटिल में तो आता है टाइम, अनटिल यानी कि टाइम, और अनलेस यानी कि शर्त। क्या शर्त रख देगा, पढ़ने की शर्त, पैसे लौटाने की शर्त, माफ़ी मांगने की शर्त। और अनटिल यानी कि टाइम, अनटिल एक टाइम को दिखाता है, जैसे कि अनटिल ही रिटर्न्स माई मनी, ये बताऊँगा इसको। अनलेस में खास शर्त आती है और अनटिल में टाइम आता है। इन दोनों का अर्थ होता है जब तक कि नहीं। वह तुम पर विश्वास, वह तुम पर विश्वास नहीं करेगा। ही विल नॉट ट्रस्ट यू अनलेस यू प्रूव योर सेल्फ, जब तक कि तुम अपने आप को सिद्ध नहीं कर देते हो, साबित नहीं कर देते हो। ठीक है भाई, ये पढ़ा था हमने कल, पूरा रिवाइज हो गया। और ये मैंने तुमको वापस बता दिया। प्रेजेंट कंडीशनल में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब के साथ वर्ड। पास्ट कंडीशनल में हेड के साथ वर्ड है, और फ्यूचर कंडीशनल प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट। अनटिल और अनलेस के साथ कौन सा टेंस, प्रेजेंट सिंपल, और दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट। हो गया यहाँ तक। तो हमारा जो है फ्यूचर के वो कंडीशनल टेंस है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गए। आज हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब डाल लो भाई हेडिंग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या है, इस टॉपिक का मतलब, इस टॉपिक का मतलब है कि जो वर्ब है, वर्ब हमेशा किसके आंसर आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। एग्जाम्पल जैसे कि दे गो एंड ही गोज,
हम दे गो एंड ही गोज। यहाँ पर मुझे ये बताओ इसमें टेंस कौन सा है? सबसे पहले दे गो एंड ही गोज में टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल है। मुझे ये बताओ पहले वाला जो एग्जाम्पल है इसमें सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। तो वर्ब भी कैसी है? प्लूरल है। हमने एस ए एस लगाया नहीं लगाया? नहीं लगाया। हम एस ए एस किसके साथ लगाते हैं? सिंगुलर के साथ में। दूसरे वाले में बताओ सब्जेक्ट कैसा है? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी हो गई? सिंगुलर। ये होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब कैसी होगी? लिखो इसको। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब होगी सिंगुलर। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब कैसी होगी? प्लूरल। माय फ्रेंड वर नॉट प्रेजेंट हियर। हमारा पहला नियम है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट कैसी है? एक सिंगुलर नाउन है, यानी कि अगर सब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर तो वर्ब कैसी आएगी? देखो मोहन इज ऑलवेज लेट। मोहन इज ऑलवेज लेट। इसमें सब्जेक्ट कौन है? मोहन। एक वचन है बहुवचन है तो उसके लिए क्या आएगा? इज। दूसरा लिखो ए बुक हैज़ बीन बॉट। ए बुक हैव बीन बॉट। ये सही है गलत है? हैं? ए बुक हैव बीन बॉट सही है गलत है? क्यों? क्या? हाँ एक बुक। तो क्या सही क्या होगा? हैव की जगह क्या आ जाएगा? हाँ तो हैज बीन बॉट। लिखो इसको। लिखो यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हों। किससे जुड़ी हों? एंड से जुड़ी हों तो कैसी हो जाती हैं वो? तो वर्ब प्लूरल होती है। प्लूरल। भाई जैसे कि राम एंड श्याम, तो ये क्या हो गए? अब प्लूरल हो गए ना। तो ये वही कह रहा है कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हो। किससे? एंड से। तो वर्ब कैसी आती है? प्लूरल। एग्जाम्पल लिखो। राम एंड श्याम हैव कम या हैज कम? लिखो भाई राम एंड श्याम हैज कम। क्या आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि इसमें दो नाउन किससे जुड़ी हैं? हाँ तो हैज की जगह क्या आ जाएगा अपना? हैज। लिख लिया है। दूसरा एग्जांपल लिखो। ए बुक एंड ए पेन।
ए बुक एंड ए पेन हैव बीन बॉट। लास्ट में है बॉट, BOUGHT। लास्ट में क्या है? BOUGHT। ए बुक एंड ए पेन हैव बीन। अब मुझे ये बताओ सही है कि गलत है? तो क्या आएगा? क्या आएगा? गलत बताओ भाई। मुझे इधर देखो, एक बुक और एक पेन, ये किससे जुड़े हैं? किससे जुड़े हैं? एंड से। तो ये बहुवचन हो गए ना, तो फिर क्या आएगा? हैज आएगा, क्या आएगा? हैव आएगा भाई, ठीक है, हैज नहीं आएगा। अगला नियम लिखो 3, ये लिख लिया सभी ने? रूल नंबर 3, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों किंतु उनके पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो तो वर्ब सिंगुलर होती है। यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों, किससे जुड़े हों? एंड से जुड़े हो किंतु उनके पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो। किंतु उनके पहले ईच या एवरी। ईच या एवरी का प्रयोग हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। और समझ गए इस चीज़ को? यानी कि मान लिया हमने दो सिंगुलर नाउन है, लेकिन वो किससे जुड़ गई? एंड से जुड़ गई। लेकिन उन सिंगुलर नाउन से पहले, प्रत्येक से पहले क्या आ जाए? ईच या एवरी। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब का। सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर। एग्जाम्पल लिखो, ये लिख लिया नहीं लिखे समझ? ईच बॉय एंड एवरी गर्ल। ईच बॉय एंड एवरी गर्ल। आर इन्वाइटेड। ईच बॉय एंड एवरी गर्ल आर इन्वाइटेड। ये लिख लो एक बार। मान लिया कि तुमने कहा कि आर की जगह एज आएगा। क्यों आएगा एज? क्योंकि ये देखो, ये एंड से जुड़े हैं। क्या जुड़े हैं? देखो, एंड के दोनों तरफ सिंगुलर नाउन है कि नहीं है? बॉय एंड गर्ल क्या है? नाउन है। लेकिन इनसे पहले क्या आ गया? ईच। क्या आ गया? ईच और एवरी। क्या आ गया? ईच और एवरी। इसलिए जो वर्ब है वो कैसी आएगी? सिंगुलर। कैसी आएगी? तो आर को हटा के क्या कर लो? इज। ईच एंड एवरी गर्ल इज इन्वाइटेड। यानी कि प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की इन्वाइटेड है। लिख लिया सभी ने? इधर समझो, मैंने तुम्हें एक नियम बताया था, बी के बाद में क्या आता है? बी के बाद में हमेशा क्या आता है? और एडजेक्टिव क्या होती है? जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म होती है नहीं होती? तुम तो ये मान लो कि कोई भी वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? एडजेक्टिव होती है। मैंने जो 17 वर्ब लिखाई थी उनको छोड़ के, याद है कि नहीं याद है? वो याद है? किसको याद है? किसने पढ़ी थी वो 17 वर्ब? राइज, अराइजन, हैपेंड, अकर्ड, टेकन प्लेस, टुक प्लेस, सक्सीडेड, स्लैप्ड, अकर्ड। ये याद, उनको याद करना है एक बार। यानी कि उनकी थर्ड फॉर्म नहीं आनी चाहिए इस बी के बाद में, चाहे फिर कोई सी भी आ जाए। समझ गए? बी के बाद में क्या आता है हमेशा? एडजेक्टिव। क्या आता है? और एडजेक्टिव क्या होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब की। जैसे कि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पढ़ी थी। जो थर्ड फॉर्म होती है ना वो एडजेक्टिव का काम करती हैं, सिवाय उन 17 को छोड़ के।
भाई तुम्हें सब याद नहीं हो तो उन 17 को तो याद कर ही लेना, समझ गए। यानी किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? एडजेक्टिव, और वो वर्ब कौन सी है? ट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ देखो एक बार, ये जो एज है, एज किसका रूप है? बी का, और बी के बाद में क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। एज इनवाइटेड, इनवाइट इनवाइटेड, इनवाइटेड थर्ड फॉर्म है कि नहीं है? अब थोड़ा सा तो मुझे एक और बताओ, ये जो बी है इसके रूप कौन कौन से होते हैं बताओ? और कौन से थे? गॉट, यही थे ना। यानी कि हमारा जो टेंस हमने पढ़ाया उसमें जो कंटिन्यूस है वो सारी हेल्पिंग वर्ब किसके रूप हैं? बी के। किसके रूप हैं? बी के। और इसके अलावा बी, बीइंग और बीन, और एक और है गॉट। क्या है? गॉट। इनके बाद में किसका प्रयोग होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं पैसिव। क्या बोलते हैं? जब हम एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे ना तो उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक नियम है, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बी के बाद में क्या आएगी? ये पैसिव है, ये पैसिव वॉइस है बस। इसके अलावा दूसरा नियम तुम्हें लगाना ही नहीं है। तुम्हें बस ये पता होना चाहिए बी के कौन कौन से रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? याद है ना? अगर हम पैसिव में चले गए, पैसिव की बात कर रहे हैं, तो बी के बाद कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब वापस आ जाओ टॉपिक पे। ईच बॉय एंड एवरी गर्ल इज इन्वाइटेड या आर इन्वाइटेड? इज इन्वाइटेड। ईच बॉय एंड एवरी गर्ल इज। अगला एग्जाम्पल लिखो, ईच बॉय एंड गर्ल। Each boy and girl is invited. ये बताओ बॉय क्या है? सिंगुलर है प्लूरल है? ये सिंगुलर है। गर्ल क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? और यहाँ पे इनसे पहले क्या लग गया? एज। तो यहाँ क्या आएगा भाई? एज। ये सही है, आर नहीं आएगा। यानी कि एज किधर भी लग जाए दोनों तरफ, लेकिन होने दोनों सिंगुलर चाहिए। ऐसा नहीं कहीं एक तरफ प्लूरल आ गया तो फिर प्लूरल ही आएगा। दोनों तरफ अगर सिंगुलर है और एक से पहले क्या लग गया? एज, शुरू में लग गया एज, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। कैसी आएगी? हाँ, नीचे आर को लिख के काट लेना। अगला नियम लिखो 4 नंबर। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर एक ही व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध करवाएं। यदि दो सिंगुलर नाउन्स नाउन एंड से जुड़कर एक ही व्यक्ति वस्तु या भाव का बोध कराएं। भाव का बोध कराएं तो वर्ब सिंगुलर होगी। तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। इसमें लिखो, जैसे कि एग्जांपल लिखो, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट फूड। ये क्या है? कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन, जिसमें जैसे कि कॉम्बिनेशन में आ जाए ना तो उनके लिए हम सिंगुलर का ही प्रयोग करते हैं। लिखो एग्जांपल,
ब्रेड, जो ब्रेड नहीं होता खाने का, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड। इधर देखो भाई, समझो, यहाँ पर देखो ब्रेड और बटर, इन दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन होता है, जिनके लिए हम सिंगुलर का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ एज ही आएगा, ये सही है। आर नहीं आएगा, काट लेना आर को। ब्रेड एंड बटर, जैसे कि कुछ युग्म होते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर हो गया, कुछ युग्म, वो युग्म कौन कौन से हैं? जैसे कि सबसे पहले तो यही हो गया ब्रेड, सबसे पहला तो यही हो गया ब्रेड एंड बटर। दूसरा लिखो राइस एंड करी। राइस एंड करी। हॉर्स एंड कैरेज। हॉर्स एंड कैरेज। फिर है हैमर एंड सिकल, हथौड़ा और टाँकी। हैमर एंड सिकल। हैमर एंड सिकल। क्राउन एंड ग्लोरी। यानी कि आदि, आदि इसी को बोलते हैं आदि। देखो जैसे कि आ जाए ब्रेड एंड बटर तो आएगा एज, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट। मैं कहूँ राइस एंड करी, एज आएगा कि आर आएगा? एज। राइस एंड करी इज माई फेवरेट। फिर है हॉर्स एंड कैरेज। कैरेज बोलते हैं सामान को, घोड़ा और सामान। हॉर्स माने घोड़ा, कैरेज माने सामान, लगेज। तो हॉर्स एंड कैरेज के साथ क्या आएगा? एज, सिंगुलर आएगा। फिर है हैमर एंड सिकल, हथौड़ा और टाँकी। सिकल माने टाँकी और हैमर माने हथौड़ा। हैमर एंड सिकल। फिर है क्राउन एंड ग्लोरी। क्राउन बोलते हैं ताज को, क्राउन यानी कि ताज, और ग्लोरी यानी कि, ग्लोरी होती है किसी चीज़ की मतलब कोई प्रसिद्धि, यानी कि जिसके सिर पे ताज होगा उसी की क्या होगी? प्रसिद्धि होगी। तो क्राउन एंड ग्लोरी। अगर एंड से ये शब्द जुड़ जाएँ तो इनके साथ वर्ब कैसी आएगी भाई? कैसी आएगी वर्ब? वर्ब आएगी सिंगुलर। ये लिख लिया सभी ने? अब जैसे कि ब्रेड एंड बटर, मैं अकेले ब्रेड को तो खा नहीं सकता, उसके ऊपर बटर लगाना पड़ेगा। तो एक ही चीज़ का बोध करवा रही है, तो कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा? सिंगुलर का। उसी प्रकार राइस एंड करी, इसका मतलब क्या है? कढ़ी और चावल। ये किस चीज़ का बोध करवा रहे हैं? एक ही चीज़ का, कि मुझे कढ़ी और चावल पसंद है। फिर है हॉर्स एंड कैरेज। हॉर्स एंड कैरेज का मतलब घोड़ा और सामान। हैमर एंड सिकल यानी कि हथौड़ा और टाँकी। ये एक ही चीज़ का भाव कर बोध करवाएं तो प्रयोग होगा किसका? सिंगुलर का। इसी में एक और लिख लो कि अगर यही चीज़ दो अलग अलग वस्तुओं का बोध कराएं तो हम प्लूरल का प्रयोग करेंगे। देखो हैं, देखो भाई, किंतु ऐसे तो नाउन, लिखो भाई, किंतु ऐसे दो नाउन से यदि दो भिन्न भिन्न चीज़ों का बोध हो, दो भिन्न भिन्न चीज़ों का बोध हो,
तो वर्ब प्लूरल होगी। तो वर्ब प्लूरल होगी, प्लूरल यानी कि बहुवचन होगी। एग्जाम्पल देखो, क्राउन एंड ग्लोरी एग्जिस्ट टुगेदर, बस ये लिखो राइस। राइस एंड करी एग्जिस्ट टुगेदर। यहाँ पर देखो ये दोनों अलग अलग भाव दे रही है। कैसे? वहाँ तो मैं कह रहा था कि राइस एंड करी मुझे पसंद है, यहाँ कह रहा है एग्जिस्ट का मतलब है कि मौजूद होती हैं, मौजूद होना। एग्जिस्ट का मतलब क्या है? मौजूद होना। इसका मतलब है कि कढ़ी और चावल एक साथ मौजूद होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं भाई। जैसे तुमने इधर कढ़ी बना ली, इधर चावल बना ली, भाई वहाँ तो हम उनको खा रहे थे तो वहाँ एक ही चीज़ का भाव था, मतलब खाने में भाव था एक ही चीज़ का। लेकिन यहाँ कह रहा है कि राइस और कढ़ी मतलब मौजूद होते हैं, एक साथ मौजूद होते हैं। लिख लो और एग्जाम्पल करेंगे तब समझ में आएगा। लिख लिया सभी ने? अगला नियम लिखो। इसी में एग्जाम्पल लिख लो एक और, क्राउन एंड ग्लोरी एग्जिस्ट टुगेदर। ये देखो ये वही बात आ गई कि मतलब यहाँ पे ये अलग अलग अर्थ दे रहे हैं, मतलब एक चीज़ के भाव नहीं दे रहे कि मुझे ब्रेड बटर पसंद है, मुझे कढ़ी चावल पसंद है। ये ऐसे एक अर्थ नहीं दे रहे, ये अलग अलग दे रहे हैं कि कढ़ी और चावल मौजूद होते हैं, कढ़ी और चावल। नीचे क्राउन और ग्लोरी एग्जिस्ट टुगेदर, यानी कि एक साथ मौजूद होते हैं। तो वर्ब कैसी आएगी बताओ? ये अलग अलग अर्थ दें तो प्लूरल, अगर अलग अलग अर्थ दें तो वर्ब कैसे? प्लूरल। तो एग्जिस्ट आएगा, एग्जिस्ट से आएगा। हाँ तो एग्जिस्ट से नीचे लिख के काट लेना उसे। ये लिखो, पांचवा नियम लिखो भाई। यदि दो नाउन या प्रोनाउन, ये इम्पोर्टेंट है, यदि दो नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज in addition to ADDITION, in addition to like, अनलाइक, लाइक है और अनलाइक है, लाइक अनलाइक, विद के बाद अलॉन्ग विद, along with, फिर है together with, together with, accompanied by, accompanied by,
governed by, rather than, rather than, एंड नॉट एक शब्द है, एंड नॉट आदि से जुड़े हों, तो वर्ब पहले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आता है। यदि दो नाउन या प्रोनाउन किस किस से जुड़े हों, एज वेल एज, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, अकम्पेन्ड बाई, गवर्नड बाई, रादर दैन और एंड नॉट, इनसे अगर जुड़े हों, जैसे दो सब्जेक्ट अगर इनसे जुड़ जाते हैं, इन शब्दों से जुड़ जाते हैं, तो जो यहाँ वर्ब आएगी वो किसके अनुसार आएगी, वो आएगी इस पहले के अनुसार, पहले सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, समझ गए इस चीज़ को? यहाँ पे तो है फर्स्ट सब्जेक्ट और इधर है सेकंड सब्जेक्ट, वो किन शब्दों से जुड़ जाए, इन शब्दों से जो मैंने लिखाए हैं, तो वर्ब किसके अनुसार आएगी, पहले सब्जेक्ट के अनुसार। ये कौन कौन से वर्ड हैं बोलो, एज वेल एज, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, अकम्पेन्ड बाई, गवर्नड बाई, रादर दैन और एंड नॉट, इन शब्दों से जुड़ जाए तो वर्ब किसके अनुसार आती है, पहले सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, ये नीचे जो बनाया है इसको बनाओ, ऐसे तीर कमान बना लो। एग्जाम्पल लिखो, यू एज वेल एज योर सिस्टर, you as well as your sister were in the रॉन्ग का अर्थ है यहाँ पे गलती, यानी कि यू यानी कि तुम एक वचन है कि बहुवचन है, और ये किससे जुड़े हैं भाई, तो सब्जेक्ट हम मतलब जो वर्ब आएगी वो किसके अनुसार आएगी, वर्ब किसके अनुसार, यू के अनुसार। यू कैसा है, सिंगुलर है प्लूरल है, तो वह आ जाएगा कि वर आएगा, क्या आएगा, वर आएगा। तो देख लो भाई, यू एज वेल एज योर सिस्टर, ये योर सिस्टर एक वचन है बहुवचन है, क्या है, एक वचन है, तुम्हारी बहन एक वचन है, योर सिस्टर्स नहीं है, से योर सिस्टर है। तो जो वर्ब आएगी वो किसके अनुसार आएगी, एज वेल एज के जो पहले आया हुआ है उसके अनुसार, तो वह आ जाएगा कि वर आएगा। हाँ, ये कह रहा है कि यू यानी कि तुम, एज वेल एज योर सिस्टर, एज वेल एज का मतलब है तुम्हारी तरह, इसी तरह तुम्हारे सिस्टर, वर यानी कि थे, इन दी रॉन्ग यानी कि गलती में, तुम्हारी तरह तुम्हारी सिस्टर भी गलती में थी। दोबारा एक दूसरा लिखो, ही टुगेदर विद, he together with his friends is coming today,
इधर देखो भाई, ये जो हैं किससे जुड़े हुए हैं, किससे, टुगेदर विद से, किससे, टुगेदर विद से, तो सब्जेक्ट किसके अनुसार आएगा, किसके अनुसार, जो टुगेदर से पहले आया हुआ है वर्ब किसके अनुसार आएगी, उसी के अनुसार। तो सब्जेक्ट एकवचन है बहुवचन है, तो एज आएगा, कहाँ आएगा, तो आ गया एज। देखो ही टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स, अब तुम इधर देखो ये हिज फ्रेंड्स एकवचन है बहुवचन है, लेकिन सब्जेक्ट की वर्ब किसके अनुसार आई है हमारी, ही के अनुसार, किसके अनुसार, ही के अनुसार। ही टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स एज कमिंग टुडे, एज कमिंग टुडे। देख लिया भाई वर्ब किसके अनुसार आई है। ऐसे कौन कौन से वाक्य हैं बताओ, एज वेल एज, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, अकम्पेन्ड बाई, गवर्न्ड बाई, रादर दैन और एंड नॉट। ये एंड नॉट एक शब्द है जिससे जुड़ सकते हैं वाक्य, तो इनसे जो पहले सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से वर्ब आएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम और इससे एरर आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। एक और लिख लो 6 नंबर, रूल नंबर 6। यदि दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली, फिर आगे बीच में कोई वाक्य आएगा बट आल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, से जुड़े हों, से जुड़े हों, तो वर्ब अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है, सब्जेक्ट के अनुसार नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर का मतलब है दोनों में से कोई नहीं। नाइदर नॉर का मतलब क्या है, भाई नाइदर नॉर का मतलब क्या है, दोनों में से कोई नहीं, और आइदर मतलब, आइदर और का मतलब है दोनों में से एक। दोनों में से कोई एक। नाइदर का मतलब है, नाइदर नॉर का दोनों में से कोई नहीं, आइदर और का मतलब दोनों में से कोई एक। इनमें क्या कह रहा है कि अगर इनसे कोई वाक्य जुड़े हों तो वर्ब अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। कैसे आएगी, एग्जांपल लिखो। नाइदर यू नॉर आई, नाइदर यू नॉर आई। अब यहाँ तुम्हें बताना है क्या आएगा। नाइदर आई विलिंग टू डू इट,
तुम ये देखो भाई, ये शब्द किससे, ये सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हैं? नाइदर और नॉर से। नाइदर नॉर से क्या क्या जुड़े हुए हैं? यू और आई। अब यहाँ आएगी क्या, यहाँ पे क्या आएगी? वर्ब। नाइदर यू नॉर आई, तो वर्ब किसके अनुसार आएगी? यू के अनुसार या आई के अनुसार? यहाँ पे आएगी, देखो वर्ब आएगी, क्या आएगी? अब वर्ब के ज़्यादा नज़दीक कौन सा है? आई है क्या यू है? तो किसके अनुसार आएगी? आई के अनुसार। तो आई के साथ एम आता है क्या? आर आता है, तो लिख दो एम। नाइदर यू नॉर आई एम विलिंग टू डू इट। ना तो तुम ना मैं, विलिंग यानी कि इच्छा हो रही है, टू डू इट इसे करने की। ना तो तुम्हारी ना मेरी इच्छा हो रही है इसे करने की। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, ये लिख लो। नाइदर यू नॉर ही, नाइदर यू नॉर ही is making a noise. हाँ भाई देखो इधर, इसमें देखो दो वाक्य किससे जुड़े हुए हैं? किससे जुड़े हुए हैं? नाइदर और नॉर से। यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो किसके हिसाब से आएगी बताओ? ही के हिसाब से या फिर यू के हिसाब से? भाई अगर नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो से कोई दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो वर्ब किसके हिसाब से आएगी? जो वर्ब के ज़्यादा नज़दीक हो। किसके नज़दीक? वर्ब के। किससे जुड़े हों शब्द? नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर और आइदर और। अब मुझे ये बताओ, हम इसको देख रहे हैं, यहाँ पर वर्ब के ज़्यादा नज़दीक कौन है? ही या यू? क्या है? ही। तो ए जाएगा कि आर आएगा? क्या आएगा भाई? यू के अनुसार तो आर आना चाहिए था, लेकिन हमने किसके अनुसार लगाया? ही के अनुसार। तो लिखो नाइदर यू नॉर ही इज मेकिंग ए नॉइस। लिखो ना, इसका मतलब है ना तो हुआ है ना तुम, मेकिंग ए नॉइस का मतलब है शोर मचा रहे हैं, शोर मचाना, मेकिंग ए नॉइस। ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये भी इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूँ। इससे पहले वाला 5 नंबर और 6 नंबर इन नियमों को मैं पूछूंगा भाई, याद कर लेना। ये एक बार में याद नहीं होंगे, पढ़ना ढंग से और प्रैक्टिस करेंगे फिर हम इनकी। लिख लिया भाई? देखो, नाइदर प्रकाश नॉर हिज ब्रदर, नाइदर प्रकाश नॉर हिज ब्रदर नॉर हिज ब्रदर प्रशांत
हाँ भाई बताओ इसमें किस में एरर है बताओ। नाइदर प्रकाश नॉर हिज ब्रदर प्रशांत आर कैपेबल ऑफ कैपेबल का मतलब है समर्थ। कैपेबल का मतलब क्या है? समर्थ। जैसे मैं कहूँ कि मैं 20 किलो की मतलब मैं बोरी उठाने में समर्थ नहीं हूँ, तो उसको बोलते हैं कैपेबल। मैं बोरी उठाने में कैपेबल नहीं हूँ। तो ये कह रहा है कि ना तो प्रकाश ना उसका भाई आर कैपेबल यानी कि समर्थ नहीं है ऑफ डूइंग दिस वर्क, यानी कि इस वर्क को करने में विद इन 2 days 2 दिन के अंदर। इसमें बताओ भाई क्या एरर है, क्या गलती है बताओ। बताओ तो। इसमें 2 सब्जेक्ट हैं जो किससे जुड़े हैं? किससे जुड़े हैं भाई? नाइदर और नॉर से। अब ये जो वर्ब है ये आर किसके हिसाब से आएगी बताओ। बताओ भाई ये जो वर्ब है ना इसमें आर, ब्रदर प्रशांत आर, ये किसके हिसाब से आएगी? किसके हिसाब से? ये वर्ब आएगी नॉर के बाद में जो सब्जेक्ट है, यानी कि इसके जो नज़दीक जो दूसरा सब्जेक्ट है। मैंने बताया था कि नाइदर नॉर से 2 सब्जेक्ट जुड़ेंगे, एक पहले आएगा एक बाद में आएगा। तो वर्ब किसके हिसाब से आएगी? जो उसके ज़्यादा नज़दीक होगा। इसके नज़दीक प्रकाश है कि हिज ब्रदर है? हिज क्या है? हिज ब्रदर। तो हमारी वर्ब किसके हिसाब से आएगी? हिज ब्रदर। हिज ब्रदर सिंगुलर है कि प्लूरल है? क्या है? तो यहाँ आर आएगा कि हिज आएगा? हिज ब्रदर प्रशांत एक वचन है ना, तो आर आएगा कि हिज आएगा? एज। तो गलती कौन से वाले पार्ट में हो गई? आंसर हो गया बी ऑप्शन। भाई कोशिश करना घर पे पढ़ने की, ऐसे तो फिर बाहर पढ़ेगी लेकिन पढ़ना बिना पढ़े नहीं पढ़ेगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टोटल 22 नियम है। 7 नियम हमने आज पढ़ लिए। अरे बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बहुत ईजी है। अगर एंड से ईच एंड एवरी जुड़ जाए तो सिंगुलर नाउन आएगा, एंड से अगर तो अलग अलग नाउन जुड़ जाए तो बहुवचन आएगा। बहुत ईजी है, लेकिन तुम पढ़ो तो सही एक बार, ये कठिन नहीं है, बहुत ईजी है बहुत। इनको मैं तुम्हें क्लास में याद करवा दूंगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा एक बार घर पे।